हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में ज्योग्राफी का ये चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम अगस्त मंथ के सभी रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ध्यान से डिस्कस करेंगे। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लोकटक लेक के बारे में है। लोकटक लेक की अथॉरिटीज जो मणिपुर में है उन्होंने अभी हाल ही में एक नोटिस इशू किया है कि जो फ्लोटिंग हाउसेस और फिशिंग स्ट्रक्चर्स लोकटक लेक में बनाए गए हैं उन्हें हटाया जाए। ये वहां की बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए, अभी आप इस पूरे मुद्दे को समझिए। लोकटक लेक जो है वो आपको इम्फाल, जो कि मणिपुर की कैपिटल है, उससे 40 किलोमीटर साउथ में मिलेगा। ये लोकटक लेक की लोकेशन है, ये है मणिपुर। यहाँ पे देखिए नागालैंड है, ये आसाम है, ये मिजोरम है, यहाँ पे तो म्यांमार स्टार्ट हो जाता है। ये एक फ्रेश वाटर लेक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। काफ़ी पुरानी लेक है ये, और टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए मणिपुर में जानी जाती है। जो लोग जाते हैं वो इस लेक को घूमने जाते हैं। इस लेक को घूमने जाने का एक बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न है यहाँ के फ्लोटिंग सर्कुलर स्वैम्प्स। ये घास और मिट्टी के कुछ पैचेस होते हैं जो तैरते रहते हैं पानी पे। इसे फुमडिस कहा जाता है लोकल टंग में। ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ये घास के पैचेस होते हैं, जैसे एक मिट्टी यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगी या कोई लकड़ी वगैरह, कोई जानवर, वो एक डिपॉजिट की तरह यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, फिर इस पे कुछ घास उगाएगी और फिर ये पानी में एक जगह से यहाँ तैरते रहेंगे। ये जो उनका सर्कुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ओरिजिनली ये ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। इन्हें सर्कुलर बनाया जाता है, वहाँ के मछुआरे इसको सर्कुलर बना देते हैं ताकि उनको फिशिंग करने में आसानी हो। अब वहाँ पे फिशिंग करने के लिए वो करते क्या हैं कि तैरते हुए घर बना लेंगे या बोट से परमानेंटली ये जो लोकटक लेक का एरिया है इसी में रहने लग जाएंगे। यहीं पे मछली पालन करेंगे और फिर तैर के जाएंगे, अपने जो उनके जो भी नाव वगैरह है उससे उसको बेच के चले आएंगे। तो काइंड ऑफ वो परमानेंटली सेटल हो गए हैं इसी लेक के भीतर, और इससे वहां की बायोडायवर्सिटी को नुकसान हो रहा है। और यही कारण है कि उन्हें अभी इस लेक में से बाहर जाने का आदेश दे दिया गया है। आप यहाँ की बायोडायवर्सिटी को नुकसान मत पहुंचाइए, बाहर रहिए, किनारे रहिए। फिशिंग करने के लिए आना है तो आइए, फिश पकड़ के वापस चले जाइए। इस लेक की वजह से ये जो फुमडीज हैं इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन होता है। ये तैरते हुए जो फुमडीज हैं ये आइलैंड की तरह दिखते हैं, जो सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर और वेजिटेशन से बने होते हैं। इस लिहाज से ये दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। मतलब यहां पर इसी लेक में आपको मिलता है दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसका नाम है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इस पर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है। यह नेशनल पार्क एकमात्र घर है भारत में संघाई डियर का, जो मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है। यहाँ पर आपको 230 स्पीसीज मिल जाएंगी एक्वेटिक प्लांट की, 100 टाइप्स ऑफ बर्ड मिल जाएंगी, 400 जो स्पीसीज हैं वो फौना के मिल जाएंगे, जैसे बाकिंग डियर, सांभर और इंडियन पाइथन। इसलिए काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस बन जाता है ये। लोकटक लेक को वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया रामसार कन्वेंशन के तहत 1990 में। और चूंकि इसका इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी बहुत ही तेजी से डिग्रेड हो रहा था, तो उसे बचाने के लिए इसे 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी डाल दिया गया। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जाने के बाद किसी भी वेटलैंड को बहुत तेजी से रिकवर किया जाता है। क्वेश्चन जो 2015 में पूछा गया था, which of the following national park is unique in being a swamp with floating vegetation that support rich biodiversity? And the answer is कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये प्रश्न 2015 में पूछा गया था। तो नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो न्यूज़ में आते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, तो इनके लिए आप तैयार रहिए। ये प्रश्न वैसे भी आज से 7 साल पहले पूछा गया था, तो रिपीट हो जाए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आर्टिकल टाइप इब्न सुपरनोवा के बारे में है। आप इसे शॉर्ट में SNE बोल सकते हैं। हाल ही में साइंटिस्ट की एक टीम ने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेसिफर किया है एक बहुत ही रेयर क्लास ऑफ सुपरनोवा को, जिन्हें टाइप इब्न सुपरनोवा कहा जाता है। देखिए, आसमान की ओर जब भी इंसानों ने देखा तो हमें रात के समय में मिले बहुत सारे तारे, और इन तारों को देखकर हमें हमेशा से आश्चर्य होता था। कई सारे लोग ये मानते थे कि जो तारों की गति है या उनकी लोकेशन है उससे इंसानों के जीवन पे प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आज कल भी हमसे ये कह दिया जाता है कि तुम्हारे सितारे कभी बदलेंगे तो तुम्हारे जीवन में भी बदलाव आएगा, तुम भी कुछ अच्छा करोगे। ऐसा ही एक फिजिशियन और एस्ट्रोनॉमर हुआ करता था इब्न सीना। वो पर्शियन ओरिजिन का एक एस्ट्रोनॉमर हुआ करता था। वो टॉलेमी की जो किताब है उस पर एक कमेंट्री लिख रहा था। तो अक्सर वो जो तारे हैं उनको देखा करता था, उनके अकाउंट्स मेंटेन किया करता था। बात 1006 AD की है, जब उसे आसमान में अचानक से एक बहुत ही चमकदार तारा दिखता है। वो देखकर बहुत ही आश्चर्य में आता है, क्योंकि वो जो तारा था वो बहुत ज़्यादा चमकदार था। आज आपको आसमान में अगर कोई सबसे चमकदार तारा दिखता है, दैट इज़ वीनस।
एग्जैक्टली वो तारा नहीं है, वो एक ग्रह है, हमें पता है, लेकिन वही सबसे ज़्यादा चमकदार होता है। वो वीनस से भी ज़्यादा चमकदार था। वो उस तारे को बहुत लंबे समय तक देखता रहा, उसके बारे में चीज़ों को लिखता रहा। शुरू में वो तारा हरे रंग का दिखता था, बाद में वो सफ़ेद रंग का कन्वर्ट हो गया और लगभग 3 महीनों तक वो तारा आसमान में रहा और फिर अचानक से गायब हो गया, धीमे धीमे गायब हो गया, फेड हो गया। तो इब्न सीना ने इस तारे के बारे में लिखा। अभी कुछ समय पहले की बात है, साइंटिस्ट को उस तारे के कुछ रेमिनेंट मिले जो वहां पे उसी लोकेशन पे पड़े हुए थे, और जब उसे साइंटिस्ट ने एनालाइज किया तो यह पता चला कि एग्जैक्टली वो कोई तारा नहीं था, रैदर वो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन था। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन में एक तारा खत्म हुआ था। वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन था जो 3 महीने तक आसमान में चमकदार तरीके से चमकता रहा, जिसे इब्न सीना ने देखा और रिकॉर्ड किया। तो इस प्रकार के जो एक्सप्लोजन्स रहे या जो इस प्रकार का सुपरनोवा क्रिएट होता है, उसे इब्न सुपरनोवा कैटेगरी में डाल दिया जाता है। एग्जैक्टली पता ऐसे चला कि जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के रेमिनेंट्स बचे हुए थे वो लगातार एक्सपेंड कर रहे थे। लगभग 40 लाइट ईयर के लोकेशन में वो फैले हुए थे, अर्थ से 700 लाइट ईयर्स की दूरी पर। तो उन्होंने एक, उनके एक्सपेंशन की एक गति होती है, एक स्पीड होती है, तो उससे उन्होंने एनालाइज किया कि आखिर ये एक्सपेंशन अगर इतना हो गया है, इतना क्वांटिटी ऑफ मास इसमें है, तो एक्सपेंशन कब स्टार्ट हुआ होगा। तो जो उन्हें डेट्स मिली दैट वाज 1006 एडी। तो उन्हें समझ में आया कि ये वही समय है जब इब्न सीना ने इस प्रकार के तारे का जिक्र किया था। तो उन्हें समझ में आ गया कि ये कोई तारा वारा नहीं था, ये एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन था। तो वहीं से ये कैटेगरी निकलती है सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स की। सुपरनोवा एक बहुत ही एनर्जेटिक एक्सप्लोजन होता है। देखिए, जो एक तारा होता है उसके अंदर एनर्जी जनरेट होती है, जो उसके पास हीलियम होता है उससे, जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है, हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, उससे एनर्जी निकलती है। अल्टीमेटली कभी ना कभी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, हीलियम बनने की प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी और एनर्जी भी खत्म हो जाएगी, तो वो तारा खुद के ऊपर ही गिर जाता है और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उसी एक्सप्लोजन को सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है। उस एक्सप्लोजन के बाद वो जो तारा है वो अपनी मोस्ट ऑफ द लाइट खो देता है, उसका मास भी बहुत श्रिंक हो जाता है, ग्रेविटी बहुत बढ़ जाती है और वो एक व्हाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाइट डॉर्फ की जो एनर्जी है वो कुछ समय तक बनी रहती है, धीमे धीमे वो फेड होकर खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार का जो तारे का एक्सप्लोजन होता है जिसके बाद वो तारा खत्म हो जाता है, उसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। तो जो इब्न सुपरनोवा ये टाइप है, इसमें तारों, ये जो एक्सप्लोजन होता है उसके चारों ओर एक रिंग जैसी बन जाती है। ये इसकी एक स्पेसिफिकेशन है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो टाइप इब्न सुपरनोवा होता है बहुत ही रेयर क्लास का सुपरनोवा है, जो स्ट्रिप्ड इन्वलप्ड सुपरनोवा होता है, जैसा कि आप इसे एक इमेज में भी देख पा रहे हैं। एक स्ट्रिप्ड इन्वलप या एक सर्किल आपको यहां पे दिखता है, ठीक है, जहां पे उसके सेंटर में आपको हीलियम रिच सर्कमस्टेलर मीडियम मिलता है, एक मैटर होता है जिसमें हीलियम बहुत बड़ी मात्रा में होता है। ये बहुत ही यूनिक होते हैं और हाल फिलहाल में जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं इस सुपरनोवा के, इसके माध्यम से हमें कई अन्य प्रकार का वो जो सुपरनोवा का एनवायरनमेंट होता है आसपास का, उसकी डेंसिटी, वेलोसिटी, कंपोजिशन, उसके बारे में हमें जानकारी अच्छी मिल जाएगी। ये सुपरनोवा नॉर्मल सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स की तुलना में ज़्यादा ल्यूमिनस होते हैं, ज़्यादा चमकदार होते हैं और वो एक जैसी एनर्जी एमिट करते हैं। तो इस प्रकार की स्टडी में भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के पता हो जाने के बाद हमें और अच्छी जानकारी मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपने इसके बारे में समझा जाना। फर्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज स्काईलाइट के बारे में है। एक सीन आपने ज़्यादातर मूवीज़ में देखा होगा, कुछ सोल्जर्स या कमांडोज किसी स्पेशल ऑपरेशन पे गए हुए हैं। वो कोई टफ या हिली टेरेन हो सकता है जहाँ पर किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से उनका जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो डिसरप्ट हो जाता है और वो अपने कमांडिंग ऑफिसर से अब कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनसे कमांड्स नहीं ले पा रहे हैं। इन दैट केस देखिए, मूवीज़ में क्या होता है कि उनमें से ही कोई एक होगा जो इस पूरे ऑपरेशन की लीड ले लेगा और खुद से ही सारे डिसीजंस लेते हुए बहुत ही हीरोइकली वो जो उनका मिशन होगा उसको कंप्लीट कर देगा। मूवी में ये देखकर तो बहुत मज़ा आता है कि देखिए, बिना कमांडिंग ऑफिसर के कनेक्टिविटी के ही उन्होंने खुद से सुओ मोटो डिसीजंस लिए और हीरोइकली मिशन को कंप्लीट कर दिया। लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में ये जो स्थिति होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि अगर आप क्राइसिस में फंसते हैं तो ना तो आपको सप्लाईज मिलेंगी और ना ही आपको ओरिजिनल कमांड्स मिलेंगी, हेल्प मिलेगी। इन दैट केस किसी भी मिशन को कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो जाए, खराब हो जाए, बेकार हो जाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारा सैटेलाइट इंफ्रा है, जो हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी है, उसको समय समय पर टेस्ट किया जाए ताकि हम ऐसी स्थिति में फंसे ना। इसी रेफरेंस में इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में स्काईलाइट मेगा एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है ताकि हम स्पेस के डोमेन में अपनी कैपेबिलिटीज को चेक कर सकें, उसे एनहेंस कर सकें। देखा जाए तो ये इस प्रकार की पहली लार्ज स्केल एक्सरसाइज रही जिसे इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि हम ये चेक करें कि जो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो इंडियन आर्मी के लिए कितना ज़्यादा रेडी है, कितना ज़्यादा रोबस्ट है
और अगर कोई एडवर्सरी अटैक हमारे ऊपर होता है तो कहीं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है। क्या इंडियन आर्मी के पास अपना खुद का डेडिकेटेड सैटेलाइट है जो उन्हें सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है? तो जवाब है नहीं, अ बिग नो। देखिए, अभी इसरो की कई सारी सैटेलाइट्स हैं जिनसे कनेक्टिविटी अटेन करके जो हमारी आर्मी है वो अपने कम्युनिकेशन टर्मिनल्स के माध्यम से कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करती है। इसके अगेंस्ट अगर आप देखिए तो जो इंडियन एयरफोर्स है या इंडियन नेवी है, उनके पास अपना खुद का डेडिकेटेड सैटेलाइट है जिसकी मदद से वो अपनी कम्युनिकेशन या जो सैटेलाइट सर्विसेज हैं वो उसे अटेन कर पाते हैं। लेकिन ऐसा कोई डेडिकेटेड सैटेलाइट इंडियन आर्मी के पास नहीं है। तो क्या हम इंडियन आर्मी को उनका खुद का डेडिकेटेड सैटेलाइट सिस्टम नहीं देने वाले हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए तैयारी चल रही है। 2025 तक GSAT-7B सैटेलाइट रेडी हो जाएगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इस प्रपोजल को क्लियर कर दिया है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंडियन आर्मी के लिए होगा और इसके लिए उनके पास अप्रूवल्स होंगे और इस सैटेलाइट की मदद से वो अपना सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाएंगे। हस्ती और अरण्य रीजन की। अरण्य असल में एक संस्कृत का शब्द, इसका मतलब होता है वन यानी जंगल। अरण्य मतलब समझ गए आप, जंगल की बात हो रही है। ये असल में छत्तीसगढ़ का इलाका है जहाँ पर हस्दी और अन्य वन है या हस्दी और अन्य फॉरेस्ट, जिन्हें लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। यहाँ पास में ही ना हस्दी नदी बहती है। हस्दी नदी जरा बताइए मुझे किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है या किस रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है? ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है? गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या है, गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी है? ये थोड़े कॉन्सेप्ट आप थोड़ा रिवाइज कर ले। हस्दी रिवर असल में महानदी की एक ट्रिब्यूटरी है। तो हस्दी कहाँ से आती है? छत्तीसगढ़ से आती है और ये जाके महानदी में मिलती है। महानदा फिर आपके छत्तीसगढ़ से आती है, वो भी छत्तीसगढ़ से पास होते हुए आती है और जाके बे बंगाल में चली जाती है। तो ये आपका हस्दियों का इलाका है जहाँ पे एक वन है और दे आर कॉल्ड एज हस्दियों अरण्य रीजन। यहाँ पर एक डैम बनने वाला है। इस डैम को लेकर बहुत ही समस्या उत्पन्न हो रही है क्योंकि इस डैम से कई गाँव को जो पानी है मिलेगा इरिगेशन का, लेकिन जो वो जंगल है उससे कोई इलाका उसका जो है वो पानी के अंदर आ सकता है। तो एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है जहाँ बायोडाइवर्सिटी है। तो वो इसके बाद जो बदलाव होंगे डैम के बनने के बाद या यहाँ जो काम हो रहे हैं उससे काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है यहाँ की इकोलॉजी पर। तो इसलिए काफ़ी विरोध प्रदर्शन इसके ऊपर हो रहा है। यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हस्दी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, हस्दी रिवर कहाँ बहती है, हस्दी क्या नॉर्थ साइड जाती है, ईस्ट साइड जाती है, वेस्ट आउट साइड जाती है, कहाँ जाती है? महानदी की आपकी ट्रिब्यूटरी इस तरह आप याद कर सकते हैं। ऊंग किसकी है? ठीक है, इस तरह से हो गया ये टॉपिक ख़त्म। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्यों ये न्यूज़ में रहा। जो तो भाई बहुत टाइम से बहुत कुछ हो रहा है। असल में एक प्राइवेट मेंबर का रेजोल्यूशन आया था छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर प्राइवेट मेंबर बिल की खास बात ये होती है, प्राइवेट मेंबर मतलब कोई भी पार्टी का जो मिनिस्टर नहीं है वो जब कोई बिल लाता है उसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। तो ये प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाए थे। और डिफरेंस ये है दोनों में, एक लॉ और रेजोल्यूशन में, कि लॉ जब कोई बिल आता है ना, प्राइवेट मेंबर बिल अगर आया, तो प्राइवेट मेंबर बिल अगर आया और वो पास हो गया दोनों सदनों में तो वो बिल लॉ बन जाता है। जैसे रिसेंट में CAA के बारे में सुना है, जब भी कोई लॉ बनता है वो एक बिल आता है, तो अगर कोई बिना मंत्री के कोई व्यक्ति लेके आता है जो मंत्री नहीं है तो उसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। लेकिन रेजोल्यूशन लाया गया है यहाँ पे, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन। ये डिफरेंट ऐसे है कि रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर ये पास हो गया, इसका कहने का मतलब है कि ये जो हाउस है, सदन है, ये मानता है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर हमने देखा कुछ फार्म लॉज आए थे, तो फार्म लॉज पे अलग अलग राज्यों के सदनों ने कहा था कि ये लॉज जो हैं, हमारा ऐसा मानना है कि ये लॉ अच्छे नहीं हैं, इनमें बदलाव होने चाहिए। जो हमने केरला और हमने देखा था पंजाब में भी हुआ था, केरला में भी हुआ था, और अभी रिसेंटली हस्दियों में भी एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन आया है जिसके तहत कि ये रीजन है, ये इसमें जो बदलाव किए जा रहे हैं ये राज्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है, ये हो गई हस्दी और अन्य रीजन की बात। प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन आया था, बिल नहीं आया था, याद रखिए। रेजोल्यूशन बिल में क्या फ़र्क है, कहाँ ये रीजन है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये हमने जान लिया। अगला आर्टिकल बात करता है इंडियन ओशन डायपोल के बारे में। ये एक ज्योग्राफी का टॉपिक है। इंडियन ओशन डायपोल की रिसेंटली बात की गई है कि एक नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल इवेंट डिक्लेयर किया गया है जिससे कि ज़्यादा रेनफॉल होने की संभावना है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव, ये देखते हैं। अब देखिए, यहाँ देख रहे हैं आपको इंडियन ओशन। नॉर्मली ऐसा होता है जब इंडियन ओशन की खास बात पहले देख लीजिए। इंडियन ओशन इज मोस्ट वार्म ओशन अराउंड। इससे गर्म कोई ओशन नहीं है। क्यों इतना गर्म है कि देखो 3 साइड से घेरा हुआ है इसको ज़मीन ने। अगर इसको और डिटेल में देखते हैं, देखिए ये इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन में देख रहे हैं पानी जो फंसा हुआ है ये बाहर से ऐसे मिक्स नहीं हो सकता। इधर बस एक पैसिफिक का पानी है जो यहाँ आता है,
आइलैंड को क्रॉस करते हैं, थोड़े गैप्स हैं आइलैंड के बीच में, वहाँ से पानी मिक्स हो रहा है, ऊपर कहीं आर्कटिक का पानी नीचे नहीं आ सकता, तो मिक्स होने का चांस कम है। तीन तरफ से ज़मीनी भूभाग है, तो इसलिए ये ओशन बहुत ज़्यादा वार्म रहता है और ट्रॉपिकल इलाके में भी है, ठीक है। यहाँ पर होता ही है कि जब मौसम आता है स्प्रिंग का, गर्मियों का, तो यहाँ आपके पैसिफिक से पानी आइलैंड को क्रॉस करता हुआ थोड़ा सा और इधर घुस जाता है इस इलाके में, तो यहाँ का पानी थोड़ा सा और गर्म हो जाता है, जनरली ऐसा होता है। तो ये इसकी बेसिक कहानी अगर देखनी है ना, तो आपको देखना है कि ईस्ट साइड हो गया इधर, ठीक है, और इधर वेस्ट साइड हो गया। तो डायपोल में क्या होता है, कोई मैग्नेट देखा आपने, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, हमेशा उल्टा रहते हैं, वो कभी आसपास नहीं आते। तो उसी प्रकार अगर ईस्टर्न साइड इंडियन ओशन का वार्म रहता है तो वेस्टर्न साइड ठंडा हो जाता है। ये अगर गर्म हो जाएगा, ये अगर वार्म हो जाएगा, तो ये फिर आपका कूल हो जाएगा। ये सिनेरियो रहता है, हमेशा उल्टा चलता है, ये रीजन ये रीजन। तो ये क्यों होता है, इससे ही ना ये उल्टा रहना सिस्टम है ना, जो पोलर बिहेवियर है, एक साइड ठंडा एक साइड गर्म, एक साइड गर्म होगा दूसरी साइड ठंडा हो जाएगा, ये चेंज होता रहता है विद सीजन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डायपोल। IOD इसी को कहते हैं, इंडियन ओशन डायपोल। ये इंडियन ओशन डायपोल बनता है, एक साइड गर्म रहेगा एक साइड ठंडा रहेगा। किधर ज़्यादा ठंडक रहेगी, कब ज़्यादा गर्म हो जाएगा, वही डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव डायपोल में। अब समझते हैं क्या पॉजिटिव और नेगेटिव डायपोल होता है। पहले आपने ये समझ लिया कि पॉजिटिव कि इंडियन ओशन डायपोल क्या मतलब है इसका, कि एक तरफ इंडियन ओशन ठंडा रहेगा, दूसरी तरफ गर्म रहेगा। फिर जो पहले ठंडा एरिया था वो गर्म हो जाएगा, जिस साइड गर्मी थी उधर ठंडक रह जाएगी। हमेशा ये दोनों रीजन उल्टा रहते हैं एक दूसरे के। इसे कहते हैं डायपोल बना रखता है इंडियन ओशन में, विच इज कॉल्ड एन इंडियन ओशन डायपोल। अब क्यों ऐसा होता है, इस पे चलते हैं। पहली बात, ये पूरा इलाका तीन तरफ से घिरा हुआ है, पानी बाहर से सिर्फ पैसिफिक से इधर आ सकता है, ऊपर आर्कटिक से तो आ नहीं सकता, लैंड का भूभाग है। और ये इलाका जनरली बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, ज़्यादा गर्म रहता है। ये बेसिक सी चीज़ है, हम समझ गए वार्म कूल का सिस्टम। इंडियन ओशन में होता है कि ओशन पे जब पानी मूव करेगा उसके साथ एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर बदलता रहता है, ये हमें पता है। तो जब डायपोल फॉर्म होगा तो जो समुद्र के आसपास हो रहा है उसका असर ऊपर भी होता है हवा में। थोड़ा सा इसको और समझते हैं कि जनरली हमें पता है एक साइड ठंडा रहेगा एक साइड गर्म रहेगा। जब गर्मियों का सीजन रहेगा तो पूरा इलाका गर्म ही रहता है इन जनरल, एक तरफ थोड़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, दूसरी तरफ थोड़ा सा ठंडक रहेगा। जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल होता है तो होता ये वेस्टर्लीज यहाँ बहते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, यहाँ वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज बहते रहते हैं। जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल रहेगा तब जो ईस्टर्लीज यहाँ से बहते हैं ना इस रीजन में, नॉर्मली जैसे हमें पता है ना ये रीजन यहाँ पर ईस्टर्लीज बहती रहती हैं इस तरफ की तरफ, ठीक है। जब यहाँ पर पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल होगा तब ये होता है, यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं वो अपने साथ पैसिफिक ओशन का गर्म पानी लाती है, वार्म वाटर्स, और ये वार्म वाटर इसको पुश करते करते यहाँ लेके जाते हैं, जहाँ गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ आ जाता है, ये इलाका बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। दिस विल टर्म वार्मर, ये रीजन बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है, ये वाला, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब वेस्टर्ली स्ट्रांग होती है और वहाँ से गर्म पानी समुद्र के साथ साथ इधर आ रहा होता है। तो सरफेस का सारा पानी तेज़ हवा के साथ इस तरफ आ गया, जो गर्म पानी था सारा पानी गर्म यहाँ पर इकट्ठा हो गया। और जब ऊपर का सतह का पानी यहाँ आ रहा है तो अंदर जो ठंडा पानी होता है उसका वो पानी ऊपर की तरफ आता है वेस्टर्न साइड में, यानी अपवेलिंग हमें देखने को मिलती है। याद रखिए नीचे की तरफ का पानी ठंडा रहता है, जैसे थर्मो हेलाइन हम जब कहते हैं, जब वो पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि नीचे का पानी ठंडा रहता है, ऊपर का गर्म रहता है धूप के संपर्क में। ये पानी हवा के साथ ईस्ट की तरफ जा रहा है तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर आएगा, कूलर हो जाएगा, और जो वार्म वाटर इस साइड जाएगा। वार्म वाटर जहाँ जाएगा वहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर यानी पानी का इलाका, वो इलाका गर्म हो गया है, लो प्रेशर होगा, हवा ठंडी होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। हवा जब हल्की होती है राइज करके ऊपर की तरफ जाती है, और ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, ज़्यादा बारिश का माहौल। ठंडा होकर जो वार्म वाटर यहाँ एक्यूमुलेट हुआ, वार्म वाटर हल्का होता है, राइज करेगा, क्लाउड फॉर्म करेगा, यहाँ रीजन में होगी बारिश। और इधर का इलाका कैसा हो रहा है, इधर कूल हो रहा है, नीचे से भी ठंडा पानी मिल रहा है, सारा गर्म पानी तो उधर जा रहा है, वेस्टर्लीज बहुत स्ट्रांग है, ईस्टर्लीज सॉरी, सारा पानी इस तरफ जा रहा है, ये इलाका हो गया ठंडा, यहाँ पर अपवेलिंग हो रही है। तो यहाँ पर ड्रॉट जैसा सिनेरियो आ जाता है कि ठंडी बढ़ जाती है और पानी में लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर बना रहता है। तो हवा यहाँ पे अंदर की तरफ आती है, वार्मर एयर राइजेज अप, और जो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा होती है वो अंदर की तरफ सिंक करती है। तो हाई प्रेशर में एयर क्या होगी, सिंक करेगी, लो प्रेशर में एयर राइज करेगी, यहाँ क्लाउड फॉर्म होगा, बारिश होगी। इस तरफ जो बारिश है उतनी ज़्यादा नहीं होगी, इधर ड्रॉट होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के रीजन में पानी कम बरसेगा, ड्रॉट वाला सिनेरियो होगा, और इधर के रीजन में अफ्रीका के आसपास बहुत बारिश होगी, यहाँ अच्छा रहेगा, इधर अपवेलिंग हो रही होगी। तो ये सिनेरियो होता है एज अ पॉजिटिव डायपोल का। आई होप थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हालांकि ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है फिर भी आपको समझना चाहिए। डायपोल क्यों है, एक तरफ ठंडा एक तरफ गर्म इंडियन ओशन रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है और लैंडलॉक्ड है।
जब पॉजिटिव डायपोल होगा तब यहाँ से जो विंड्स आती हैं अपने साथ गर्म पानी को पैसिफिक से होते हुए अफ्रीका के बहुत पास लेके चली जाती हैं। ये इलाका बहुत वार्म हो जाता है, वार्म होने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है, हवाएं यहाँ से हल्की हवाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं और इस रीजन में बहुत ज़्यादा क्लाउड फॉर्म होते हैं और बारिश होती है। जबकि इधर बन जाता है हाई प्रेशर और यहाँ एयर करने लगती है सिंक, सर्कुलेशन इस तरह से होने लगता है। यहाँ वाटर सिंक कर रही है, यहाँ एयर राइज कर रही है, यहाँ बारिश होगा, इस रीजन में ड्रॉट और ठंडे की स्थिति आ जाएगी। लेकिन जब दूसरा सिनेरियो आता है, ये हो गया पॉजिटिव डायपोल। जब नेगेटिव डायपोल होगा तो ठीक इसका उल्टा। जब पॉजिटिव डायपोल बना आपने समझ लिया, नेगेटिव डायपोल जब बनेगा तब यहाँ पर हमने देखा ईस्टर्लीज आ रही थी अपने साथ, हवाएं यहाँ से ईस्टर्लीज लेके इधर हवाएं अपने साथ गर्म पानी इस तरफ ला रही थी। जब वेस्टर्लीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं तब ये गर्म पानी यहाँ से लेके इधर घुमा के इधर की तरफ ले जाने लगती हैं। ये सारा अपना वार्म वाटर यहाँ की तरफ लेके आ कि इधर वार्म वाटर जमा हो जाएगा। यहाँ पर वार्म वाटर जमा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर लोअर प्रेशर बनेगा। लोअर प्रेशर बनेगा तो यहाँ सिंक एयर क्या करेगी, राइज करेगी ऊपर की तरफ और राइज करके यहाँ बारिश होगी और इधर सारा गर्म पानी यहाँ आ गया, ठंडा पानी ऊपर बनेगा इस तरफ, यहाँ पर हाई प्रेशर जोन बनेगा, यहाँ पर एयर आके सिंक करेगी और यहाँ पर बारिश नहीं होगी। तो ड्रॉट सिनेरियो अफ्रीका के आसपास पड़ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के आसपास क्या होगा, बारिश होगी। और यही होने वाला है अभी जो फेज है विच इज़ अ नेगेटिव डायपोल। तो देखो पॉजिटिव डायपोल में क्या हो रहा है, जो वार्म वाटर यहाँ इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ से एयर राइज कर रही है ऊपर की तरफ, इस रीजन में हैवी रेन आ रही है, पूरे इलाके में बारिश होगी और यहाँ पर ड्रॉट आएगा क्योंकि यहाँ से थर्मोहेलाइन जो है, थर्मोहेलाइन मतलब थर्मोक्लाइन जो बन रहा है हमारा ठंडा पानी, थर्मोहेलाइन मतलब सॉरी वो नमक की बात आ गई, थर्मोक्लाइन मतलब जो एक समुद्र के इलाके में जो नीचे के पानी ठंडा पानी ऊपर की तरफ हो रहा है, अपवेलिंग हो रही है, ये होता है पॉजिटिव फेज। नेगेटिव फेज में क्या हो रहा है, ठंडा पानी इधर की जगह यहाँ पर कोल्ड वाटर जमा होगी, ये देख रहे हो, क्योंकि वेस्टर्ली स्ट्रांग है तो सारा गर्म पानी अफ्रीका के पास आ जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है गर्म पानी, फिर हवा इसको यहाँ लेके जा रही है, सारा गर्म पानी यहाँ जमा हो पा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर बन रहा है लो प्रेशर। लो प्रेशर बनेगा तो हवा जाएगी ऊपर की तरफ, राइज करेगी, क्लाउड फॉर्म होगा और यहाँ बारिश होगी। जबकि यहाँ ठंडा पानी है तो यहाँ हो जाएगा हैवी हाई प्रेशर जोन और वाटर एयर क्या करेगी, सिंक करेगी। तो ये चीज़ें होती हैं इन पॉजिटिव फेज, ये होता है नेगेटिव फेज। तो अभी नेगेटिव फेज है तो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा बारिश होगी और वहाँ पर अबव नॉर्मल बारिश होगी, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इट विल फेस अबव एवरेज रेनफॉल बिकॉज इंडियन ओशन डायपोल हैज़ डिक्लेयर्ड नेगेटिव। तो नेगेटिव जब होगा तो वहाँ ज़्यादा बारिश होगी, पॉजिटिव होगा तो आपको अफ्रीका इंडियन साइड में ज़्यादा बारिश होगी। ये हो गया इंडियन ओशन डायपोल क्यों होता है, ये समझ लिया, क्या कहानी ये हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक के बारे में जानते हैं। वो वाला आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है निकारागुआ से रिलेटेड। निकारागुआ एक देश है जो कहाँ है, साउथ अमेरिका में, बिल्कुल यूएसए के नीचे है यहाँ। इसकी राजधानी है मैनागुआ। ये न्यूज़ में किस लिए है देश, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो गवर्नमेंट के कह सकते हैं रूलर एक तरह से हैं, उन्होंने यहाँ के चर्च का जो कैथोलिक चर्च है उनके जो जितने रेडियो स्टेशन है वो सब बंद कर दिए क्योंकि उनका कहना है कि ये राज्य के खिलाफ विद्रोह पैदा कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक विद्रोह चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है जिसको रोकने के लिए ये प्रोग्राम रन किया जा रहा है। तो कहाँ पर ये स्थित है, सेंट्रल अमेरिका में, होंडुरास, अल साल्वाडोर और कोस्टारिका के बीच की कंट्री है ये जो दो ओशन के बीच में कौन कौन से हैं, नॉर्थ पैसिफिक और कैरेबियन सी के बीच में है। इसकी राजधानी मैनागुआ है। अभी जो विवाद है वो किसके बीच में है, इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो और जो कैथोलिक चर्च है उनके बीच में। चर्च के कुछ रेडियो स्टेशंस थे, इनका कहना है वो सरकार के खिलाफ भावना भड़का रहे हैं इसलिए विद्रोह हो रहा है, जो राजधानी मैनागुआ के पास हो रहा है। और जो प्रेसिडेंट है इनके, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, डेनियल ऑर्टेगा नाम है, डेनियल ऑर्टेगा वर्सेस कैथोलिक चर्च जो यहाँ की मेजरली पॉपुलेशन यहाँ की कैथोलिक है। लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है, इनका क्यूबा वेनेजुएला के साथ काफ़ी अच्छा संबंध है। तो इनका कहना है कि चर्च जो है उनके खिलाफ भावनाएं भड़का रही है और चर्च हमेशा से पॉलिटिक्स का पार्ट है निकारागुआ का। हमें निकारागुआ की उतनी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, क्वेश्चन आने की संभावना कम है। जो मेजर चीज़ें उसकी लोकेशन, उसका नाम, और अभी अगर विवाद बढ़ता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, रिसेंटली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है डिजी यात्रा के बारे में। ये बताइए डिजी यात्रा किसने लॉन्च करी है। तो डिजी यात्रा क्या है, तो पहली बार डिजी यात्रा एक बायोमेट्रिक इनेबल्ड सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए बनाई गई चीज़ है जो कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जिसके थ्रू अगर आप कोई भी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, आपको बार बार अपना बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है, 4 बार आईडी चेक होते हैं, उन सब से मुक्ति देता है। एक सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए लॉन्च किया गया है। ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो GMR रन करता है वहाँ पर इसका वर्जन पहली बार लॉन्च हुआ है। जो इम्पॉर्टेंट है वो किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने, जो इसकी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिक सी बात है, क्या होगा इससे, जो अलग अलग चेक पॉइंट होंगे वहाँ आपको
उतनी ज़रा चेकिंग के बजाय एक आपका फेशियल रिकॉग्निशन होगा, जिसके थ्रू आपके बोर्डिंग पास से मैच करा के पहचाना जा सकेगा, अच्छा आप ही वो व्यक्ति हो जा रहे हो, तो पेपरलेस आप मूव कर पाएंगे। ये डिजी यात्रा फाउंडेशन इसकी कस्टडियन होगी, जिसके अंदर आपका जो आईडी है ये वैलिडेट करेंगे कि सही आईडी है या नहीं, ताकि एयरपोर्ट जो लोकल है उसको पता हो कि कौन है आप, कैसे आप मूव कर रहे हैं। सो डिजी यात्रा इज़ अबाउट सीमलेस ट्रैवल। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की पहल है और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये शुरू हो चुका है। ठीक है, अगला आर्टिकल बात करता है राइन रिवर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है यूरोप की ये, और जो वेस्टर्न यूरोप है उसके लिए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा यहाँ से जो कार्गो है, जो इंडस्ट्रियल गुड्स है, मूव ऑन करता था, और अभी से नहीं, हिस्टोरिकली वहाँ की एक लाइफ लाइन की तरह माना जाता है। रिसेंटली प्रॉब्लम ये है, काफ़ी गर्मी पड़ी है पूरे अक्रॉस यूरोप, और ब्रिटेन में तो पड़ी थी। तो पहली बार हमने देखा है कि राइन का जो वाटर लेवल है बहुत कम हो गया, इस वजह से वेसल्स मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो जो शिपिंग रूट है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा, और ब्लैक सी के आसपास हमने देखा, और विवाद वहाँ रशिया यूक्रेन वाला भी चल रहा है उधर दूसरी साइड, तो बड़ी समस्या आ रही है वहाँ पर अब मूवमेंट ऑफ गुड्स की। तो ये वाटरवे है वेस्टर्न यूरोप का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वेस्टर्न वे है, से इंपॉर्टेंट आर्टरी ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्योंकि इसके आसपास जो रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है इस पूरे इलाके का। तो यहाँ देखना ये राइन रिवर है, तो कई इंपॉर्टेंट शहर इसके आसपास आपको दिख जाएंगे, चाहे फ्रैंकफर्ट हो या हैदलबर्ग हो, मेन्स हो, तो ये सारे यहाँ से चलते हैं। ये रिवर असल में निकलती है स्विट्ज़रलैंड से, स्विस रिवर है, यहाँ से निकलेगी और ये इधर तक जाएगी, तो एक बड़ा एरिया कवर करती है एल्प से लेके आपके नॉर्थ सी तक, और ये कनेक्टेड भी होती है बाकी रिवर्स के डॉनबी से, तो इसलिए ये ब्लैक सी तक भी चली जाती है। तो डॉनबी कहाँ बहती है ये भी आप देख लीजिए, ये आपकी राइन हो गई, ये डॉनबी हो गई, तो यहाँ कनेक्शन पॉइंट भी बना सकते हैं आप इसको, तो ये इधर भी चली जाती है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाटर रूट है जो वाटरवे बना हुआ है, जिसको इंडिया भी डेवलप इंटरनली करना चाह रहा है विद बांग्लादेश, जो हमने नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4 पे काम किया है। उस तरह यूरोप का बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाटरवे है। तो किस देश में मेजरली बह रही है हम देख रहे हैं, ये जर्मनी में मेजरली बह रही है, नीदरलैंड्स में भी जा रही है, स्विट्जरलैंड में भी जा रही है। तो कहाँ कहाँ से बह रही है, किस रूट पर है, ये आपको एक आइडिया लग गया यहाँ से। तो आपको अगर मैप में कुछ क्वेश्चन आ गया विच रिवर फ्लोज अक्रॉस वेस्टर्न यूरोप, तो आप उसको आंसर कर पाएँ कि नॉर्थ सी में कौन सी रिवर जाके बह रही है। तो वो एक राइन है जो न्यूज़ में है, जिसमें बहुत ज़्यादा कमी देखी गई रिसेंटली, क्योंकि वाटर फ्लो घट गया है। एक आर्टिकल जो और न्यूज़ में था वो था डॉर्नियर मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट। सर्विलेंस एयरक्राफ्ट का काम क्या होता है, सर्विलेंस देना, नाम से क्लियर है, वो ध्यान रखता है कहाँ क्या मूवमेंट हो रही है उसके बारे में। ये श्रीलंकन नेवी को इंडिया ने गिफ्ट किया है, जबकि हाल ही में एक खबर आई थी कि चाइनीज़ वेसल जो है वो शायद श्रीलंका में लैंड कर गए, और आज कर भी गए। तो क्या कहानी है, ये जो दिए गए हैं ये कौन से क्राफ्ट हैं, सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, तो ये HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करती है। इसकी खास बात यह है कि शॉर्ट टेक ऑफ है और लैंडिंग तुरंत हो जाती है, इसलिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है ये शॉर्ट सर्विलेंस के लिए। और मल्टी रोल लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरह इसको यूज़ किया जाता है, चाहे वॉरफेयर हो चाहे सर्विलेंस, उसके लिए काफ़ी टाइम से 1981 से यूज़ में है ये। और इससे श्रीलंका को जो उनकी रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ पायरेसी रोकने के लिए या फिर सर्विलेंस के लिए, उसके लिए बड़ा काम आएगा। लेकिन उसी के बीच में जो चाइना से शिप आया उसका नाम क्या था, युआंग वैंग 5, जो डॉक कर रहा है हम्बनटोटा में। हम्बनटोटा जो कि BRI कॉरिडोर का एक पार्ट था, जिसको कि चाइना ने डेट ट्रैप के थ्रू फंसा लिया, इतना कर्ज देकर एक पोर्ट बनवा लिया बिल्कुल कोलंबो के आसपास, जहां ना ज़्यादा डॉकिंग होती है ना उसकी रिक्वायरमेंट थी। अब इतना ज़्यादा कर्ज हो रहा है जो चाइना को वापस चुकाने में श्रीलंका की पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। एक रीजन में चाइना के लोन भी हैं और भी कारण हैं, लेकिन ये शिप जो आया उसका नाम है युआंग वैंग 5, जो अगेन एक तरह का ऐसा शिप है जो काफ़ी खुफिया जानकारी इंडिया के बारे में इकट्ठा कर सकता है। उससे एक दिन पहले इंडिया ने उनको ये डॉर्नियर मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया। इसके लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं और काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। पर डॉर्नियर मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट कौन बिल्ड करता है, कहाँ से बिल्ड करता है, कब से बन रहा है, और श्रीलंका में कौन सा चाइनीज शिप आया युआंग वैंग, तो ये आपको पता होना चाहिए फॉर योर जर्नल नॉलेज। अगला आर्टिकल महानदी रिवर के बारे में है। महानदी रिवर कहाँ से बहती है भाई, उड़ीसा से है। और IMD ने रिसेंटली कहा था कि बहुत हैवी रेनफॉल उड़ीसा में हुई, जिसकी वजह से महानदी के आसपास बाढ़ की स्थिति बन गई है। तो महानदी कहाँ से निकलती है, तो महानदी असल में अमरकंटक के बिल्कुल पास सिहावा एक जगह वहाँ से निकलती है, ये आपको बस्तर हिल्स में पड़ता है। और ये इस पेनिनसुलर इंडिया की 3rd लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा। और महानदी के बारे में या किसी भी रिवर के बारे में जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पे तो बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये आपको क्लैरिटी इसके बारे में होनी चाहिए। इसकी जो कैचमेंट एरिया है उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा इलाका आता है। तो जो पेनिनसुलर इंडिया है जहाँ पर पानी की थोड़ी कमी रहती है क्योंकि वहाँ नदियाँ कम है, वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो इसकी ट्रिब्यूटरी अगर आप देखें, एक होती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, एक होती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है इसकी मेजरली, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है मेजरली वो सारे आप देखें तो उसमें डेव लगा होगा, सेवनाथ, हसदेव, मांध, यानी ओ वाले जितने हैं मेजरली, या इब, ये सारी इसके
लेफ्ट वाले हैं, जबकि ओंग, तेल और जोंग जो है वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। तो जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें से कौन सी राइट हैंड है? तो सियो, हसदेओ, मांद और इब ये लेफ्ट वाली हैं, ओंग, तेल और जोंग राइट वाली हैं। इसमें कुछ डैम्स भी हैं मेजर, जैसे हीराकुड डैम सबसे बड़ा इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम जो था इंडिया का, फिर रविशंकर सागर है, तंदुआ है, हसदेओ है, सौंदू रिजर्वियर है। ये सभी प्रमुख डैम और प्रोजेक्ट्स महानदी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसके आसपास आप देख रहे हैं मैप, अगर आप देखें ना तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ शहर भी दिखेंगे। कटक दिख रहा होगा, पैरादीप दिख रहा होगा, रायपुर दिख रहा होगा। तो कई सारे अर्बन क्लस्टर्स भी इसके आसपास हैं, जैसे रायपुर, दुर्ग और कटक, जो हमने मैप पे वहाँ देख लिया। तो बहुत सारा प्रोडक्शन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी होती रहती है। फिर हमने कहा था आईएमडी ने डिक्लेयर किया। आईएमडी कब स्टैब्लिश की गई? 1875 में। क्या काम है इसका? इसका काम है जो मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, जो वेदर फोरकास्टिंग है वो करना, ताकि किसानों को और आम जनता को बहुत फायदा हो। आपको फ्लड के बारे में इन्होंने पहले बता देते हैं, ये क्रॉप फेलियर का केस अगर आ सकता है किसानों के लिए, हर व्यक्ति के लिए फायदे का ये काम करते हैं। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। एक पहले PYQ आया था 2015 में फॉलोइंग रिवर्स के बारे में, और विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरी टू गोदावरी। हालांकि हमने अभी कवर किया महानदी को, लेकिन गोदावरी महानदी उसी रीजन में बहती है। तो आप बताइए क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता एंड पेन्नार, इनमें से कौन सी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है? सबसे पहले आप देखिए, जो इसमें पेन्नार है ये साउथ में बहती है। तो आपको पता है कहाँ गोदावरी महानदी, कहाँ पर पेन्नार। तो पेन्नार ऑलरेडी आप एलिमिनेट कर देंगे, ये गया, बचा 1, 2 और 3, 2 और 3। अब अगर आप गौर से देखें तो जो वंशधारा है, अगर आपने पढ़ा है तो ये गोदावरी के पास बहती है, लेकिन गोदावरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो वंशधारा भी इसका ऑप्शन नहीं है। तो इट्स 2 और 3, विच इज इंद्रावती और प्रणहिता, दोनों गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो जो मेजर रिवर्स है आप वो भी करेंगे तो आप ट्रिब्यूटरीज को बाद में सॉर्ट आउट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगला आर्टिकल है लेक गर्दा के बारे में। लेक गर्दा जो है वो लेक ग्रैडा जिसे भी कह सकते हैं, जिस तरह भी इसको प्रोनाउंस करें, इटली में है ये। तो जब इस लेक पे रिसेंटली देखा गया कि पानी का स्तर घटा, पहली बार बहुत ज़्यादा पानी का स्तर घट गया, तो वहाँ जो पत्थर थे वहाँ लिखा हुआ था, नक्काशी की हुई थी पत्थरों पर, कि अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आप खतरे में हैं, क्योंकि वो इतना वाटर लेवल डाउन चला गया है जो शायद बहुत सालों पहले गया होगा। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और यहाँ पर वर्स्ट ड्रॉट देखा गया है बरसों का इटली में। तो लॉक ग्रेदा का है इटली में, इसे बेनाको भी कहते हैं, और इटली की लार्जेस्ट लेक है। तो बेनाको या लेक गार्दा के बारे में बताया जाए तो कहाँ पर है? इटली में, यहाँ सिचुएटेड थी। और ये अभी तक बहुत भयंकर सूखा यूरोप में पड़ रहा है, इटली में स्पेसिफिकली बहुत कम रेनफॉल देखने को मिली। और उसकी जो इंपॉर्टेंट रिवर थी जैसे पो, वो भी सूख रही है मोस्टली। तो इनका जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल बेल्ट है बुरी तरह प्रभावित इससे हो रहा है। और इटली की लॉन्गेस्ट रिवर जैसे मैंने बताया पो है, बहुत बुरी तरह प्रभावित है इस कंडीशन से। तो अब इन्होंने कहा है कि वो और जो पानी है वो फ्लो कराएंगे जो गार्दा लेक है इसमें बाहर की रिवर्स के थ्रू, ताकि पानी बढ़े, ताकि लेक को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जा सके। यहाँ के लिए टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत लोग उस लेक को देखने आते हैं। टूरिस्टों ने देखा था कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू सी दिस यू आर इन डेंजर, उस तरह की चीज़ वहाँ लिखी हुई थी। इसका मतलब काफ़ी खतरा है और सूखे पड़ने का। यह है लेक गार्दा की कहानी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पराग्वे के बारे में है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी अभी गए पराग्वे। वहां पर उन्होंने महात्मा गांधी जी की एक बस्ट को अनवेल किया। एक अर्थ प्रतिमा होती है ना, जो टोर्सो के ऊपर से बनाई जाती है, कई से जगहों पे लगी हुई आपको मिलती है, उसे ही वहां पे उन्होंने अनवेल किया। फर्दर उन्होंने विजिट किया वहां की एक हिस्टोरिक सिटी कासा डेला इंडिपेंडेंसिया। ये वही जगह है जहां से इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ आज से 200 साल पहले लगभग पराग्वे का। पराग्वे है ये एक लैंडलॉक कंट्री, साउथ अमेरिका की। लोकेशन आप मैप पे देख सकते हो, ये जो रेड कलर की कंट्री दिख रही है ये है पराग्वे। आसपास के देश देखिए, साउथ में आपको यहाँ पे दिख रहा है अर्जेंटीना, आपको इसके ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा ब्राज़ील, फर्दर आपको बोलीविया मिलेगा नॉर्थ वेस्ट में। तो ये आसपास के इसके देश हैं। फंडिंग मेंबर रहा है ये कई सारी संस्थाओं का, इंस्टीट्यूशंस का, जैसे कि मर्कोसुर, ये साउथ अमेरिकन ट्रेडिंग ब्लॉक है, UN, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, NAM और लीमा ग्रुप, इन सब का फंडिंग मेंबर रहा है पराग्वे। ऑसोनसियोन ये इसकी कैपिटल है और सबसे बड़ी सिटी भी है पराग्वे की। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टोंगा वोल्केनो के बारे में है। हाल ही में एक्सपर्ट्स ने ये बोला कि जो टोंगा वोल्केनो की वेव्स ओरिजिनेट हुई वो 9 टाइम्स ज्यादा ऊंची थी, लंबी थी, जो जापान में सुनामी आया था उसकी तुलना में, जो बहुत डेवास्टेटिंग था। जो वोल्केनो है ये आपको टोंगन कैपिटल नुकलोफा से 70 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। इसीलिए जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा मेनलैंड पे नहीं जाता है, वेव्स डिमनेस हो जाती हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के आप ईस्ट में जाएंगे तो यहां पर आपको टोंगा आइलैंड की लोकेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। कैपिटल से ये काफी दूर है। 90 मीटर हाई इसकी जो वेव्स थी वो हुंगा टोंगा वोल्केनो इरप्शन जब 2022 में हुआ था उस दौरान आई थी। 90 मीटर हाई थी। जो सुनामी आया था जापान में उसकी तुलना में ये 9 गुना ज्यादा था। हालांकि इसका इफेक्ट उतना नहीं हुआ बिकॉज
ये दूर था मेनलैंड से। सार बोम्बा एक हाइड्रोजन एरियल बॉम्ब है जो अभी तक का सबसे बड़ा बॉम्ब है जिसे टेस्ट किया गया। 1961 में इसे टेस्ट किया गया था यूएसएसआर के द्वारा। टोंगा वल्कनो का जो इरप्शन था उसने सार बोम्बा से भी ज्यादा एनर्जी अनलीज की थी, जो अभी तक सबसे पावरफुल न्यूक्लियर डिवाइस बताई जाती है। टोंगा एक पॉलिनेशियन कंट्री है जिसमें 171 आइलैंड्स हैं, 45 पे लोग रहते हैं, बाकी पे नहीं रहते। ओशिनिया का जो रीजन है वर्ल्ड में, वहां पर यह है साउथ पैसिफिक ओशियन में। इसके आसपास आपको कई सारे आइलैंड्स मिलेंगे, जैसे कि आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा फिजी, वालिस एंड फुतुना। फुतुना जो है वो फ्रांस की टेरिटरी है। आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा समोआ, न्यू कैलिडोनिया, ये भी फ्रांस का है, और वनुआतू। वनुआतू आपको वेस्ट में मिलेगा। देखिए, न्यू कैलिडोनिया और वनुआतू ये दोनों ही वेस्ट में मिलेंगे। न्यू जो कि सबसे नजदीक की फॉरेन टेरिटरी है, ये आपको ईस्ट में मिलेगी। करमैक्डेक न्यूजीलैंड का है, ये साउथ वेस्ट में मिलेगा। तो आसपास के देश हैं ये, ठीक है। होगा हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अनंगताल लेक के बारे में है। अनंगताल लेक जो साउथ दिल्ली में है, उसे अभी हाल ही में मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के एक गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से। क्यों? क्योंकि वैसे तो ये बहुत ही बढ़िया सी लेक है, लेकिन अब सूख रही है। साउथ दिल्ली में लोकेटेड है। जो जोगमाया टेम्पल है उसके नॉर्थ में मिलेगा, और जो कुतुब मीनार का पूरा कॉम्प्लेक्स है उससे 500 मीटर की दूरी पर है, नॉर्थ वेस्ट में है बेसिकली। ये लेक के बारे में ये कहा जाता है कि इसे तोमर राजा अनंगपाल II के द्वारा 1060 AD में बनवाया गया था। ये तो बेसिक जानकारी है, बना कब था। लेक इन जनरल एक जनरल रिजॉर्ट हुआ करता था, लोग वहां पे जाते थे घूमने के लिए भी, लेकिन अभी लगभग सूख चली है और यहाँ पे कल्टीवेशन का काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1316 के बीच में रहा, उसने इसी टैंक के पानी का इस्तेमाल किया था जब वो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को बनवा रहा था और कुतुबुल इस्लाम मॉस्क को एक्सटेंड कर रहा था। बात कर लेते हैं अनंगपाल तोमर के बारे में भी। अनंगपाल तोमर तोमर डायनेस्टी के एक बहुत ही प्रोमिनेंट राजा थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने दिल्ली का पुरी को एस्टैब्लिश किया था, जो बाद में आगे चल के दिल्ली बन गई। मतलब जो आज की दिल्ली है उसके फाउंडर के तौर पे अनंगपाल तोमर को याद किया जाता है। इसकी जानकारी हमें लॉर्ड कनिंघम के द्वारा खोजे गए एक स्टोन इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ये जो इंस्क्रिप्शन है उसमें अनंगपाल तोमर को दिल्ली और हरियाणा के बीच के रीजन के राजा के तौर पे बताया गया है, 8th से 12th सेंचुरी के बीच के रीजन में या पूरे रेन में समय में। उनके बाद उनके ग्रैंडसन पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठते हैं। ये उनके बेटी के बेटे थे, ऐसी मान्यता है। हालांकि इस पर भी विवाद चलता है। खैर, ये जो जानकारी है सामान्य सी, वो तो आप जानते ही रहिए। फिर एक जगह है टिग्रे, जो काफ़ी न्यूज़ में रही। टिग्रे असल में न्यूज़ में इसलिए थी कि कहा जा रहा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि दुनिया भर में खबरें नहीं बन रही टिग्रे के बारे में, क्योंकि टिग्रे में बहुत समस्याएं हैं। पर टिग्रे में क्योंकि एक गरीब इलाके में अफ्रीका में एक देश है जहाँ शायद रेसिज्म की वजह से, अगर ऐसा कुछ यूरोप के किसी कंट्री में रहा होता जहाँ गोरे लोग होते तो शायद उसको ज़्यादा कवरेज मिलती। ड्यू टू रेसिज्म ये जो नॉर्थ टिग्रिन रीजन है इसको न्यूज़ में नहीं देखा जाता, लोग इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते, जहाँ के सिविलियन बहुत बुरी कंडीशन में है। तो कहाँ पर है टिग्रे रीजन? तो टिग्रे रीजन असल में इरिशिया में है। इरिशिया का नदर मोस्ट रीजन है टिग्रे। यहाँ पर आपको दिखता है, यहाँ पर है टिग्रे रीजन, जहाँ पर कई सारी समस्याएं हैं जिनकी वजह से इरिशिया के पास बिल्कुल है। यहाँ इरिशिया और जो हम पढ़ रहे हैं इथियोपिया, इसके आसपास कोई लैंडलॉक कंट्री है क्या? क्या इरिशिया लैंडलॉक्ड है? क्या इथियोपिया लैंडलॉक्ड है? इनमें से कोई कंट्री लैंडलॉक्ड आपको पता है अफ्रीका में कितनी लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं? तो मेन मुद्दा ये है कि टिग्रे रीजन कहाँ पर है? तो इथियोपिया में। इथियोपिया का आपको पता है ये है अफ्रीका में। तो यहाँ 7 मिलियन जो एथनिक टिग्रियन हैं, इनकी हालत बड़ी बुरी है क्योंकि वहाँ पे हिंसा हो रही है। 6% इथियोपिया की पॉपुलेशन है ये, लेकिन ये न्यूज़ में बिल्कुल भी नहीं है। तो WHO या के जो डायरेक्टर जनरल है उनका कहना है क्योंकि रेसिज्म शायद इसके पीछे एक वजह है कि लोग इतना ध्यान इसके ऊपर नहीं दे रहे हैं। तो कहाँ पर है टिग्रे रीजन, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमें यहाँ से पता लग गया। इसकी लोकेशन आपको पता ज़रूर होना। अपना आर्टिकल बात करता है पाइलस क्लाउड के बारे में। चाइना के एक शहर में देखा गया कि एक इंद्रधनुष सा कुछ बादलों के ऊपर बना, और असल में वो इंद्रधनुष नहीं था, खुद में एक बादल ही थे, एक क्लाउड था। तो इस तरह के क्लाउड को कहते हैं पाइलस क्लाउड, और ये क्लाउड बहुत कम समय तक बना रहता है। क्या है ये क्लाउड, कहाँ फॉर्म हुआ, कहाँ देखा गया? तो पहले जो शहर था चाइना का हाइकू सिटी, वहाँ ये देखा गया। और ये असल में एक तरह के क्लाउड्स होते हैं जो इसलिए फॉर्म होते हैं कि हमें पता है कि जब हम क्लाउड्स के बारे में पढ़ते हैं तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं, क्यूमुलोफॉर्म के क्लाउड्स होते हैं जो आपको इस तरह के घेरे से बना के फैलते हैं। एक बहुत बड़ा गुच्छा होता है क्लाउड्स का बना हुआ। अब देखिए, बहुत ज़्यादा अगर कोई सिनेरियो ऐसा है जहाँ हवा का प्रेशर ज़्यादा है और जो इन बादलों का गुच्छा है उनके ऊपर ठंडे बादल जाने लगते हैं जिनमें आइस ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो बर्फ़ के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कण बन जाते हैं आसपास, और उनको क्लाउड के फॉर्म में बार बार ऊपर की तरफ धक्का लगता है हवा के थ्रू, और वो एक टोपी के शेप में, आपने टोपी देखी ना, हैट, कुछ इस तरह ही बादलों के ऊपर ये ठंडी
जो बादलों का समूह है या उसके कण है वो ऊपर चले गए, वहाँ पे कुछ बर्फ फॉर्म हुई पड़ी है। उन बर्फों में जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो उनकी वजह से आपके इस तरह का कलर फॉर्म होता है। तो असल में यही है, पायलस क्लाउड इस तरह से फॉर्म होता है। और ये रेनबो नहीं होता, असल में खुद में एक क्लाउड होता है, यानी कि स्मॉल हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट का एक क्लाउड होता है जो ऊपरी सतहों पर जो क्यूमुलो फॉर्म में बनता है, जिसपे कि जो आपकी सनरेज है वो पड़ती है, तब ये आपको देखने को मिलता है सबसे ऊपरी इलाकों में, क्योंकि कंडेंसेशन हो जाता है। कहानी ये होती है कि कूलर एयर आपके ठंडे मॉइस्चर को ऊपर की तरफ खींचती है, जहाँ पे आइस ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं, जहाँ लाइट का डिस्पर्शन होता है, जिसकी वजह से फिर आप देखते हैं कि ये एक रेनबो जैसा कुछ कलरफुल फॉर्म होता है, जिसे हम पायलस क्लाउड कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि पायलस क्या है, क्या वो क्लाउड है या कोई सॉफ्टवेयर है या कोई टेक्नोलॉजी है, तो ये पता होना चाहिए आपको किस तरह के क्लाउड्स में फॉर्म होता है। तो क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में ये फॉर्म होता है, जो कि टॉप लेवल पे होगा। इसको डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए कि क्या जो प्लेस क्लाउड पायलस क्लाउड है या क्या वो एक रेनबो है। तो वो रेनबो नहीं है, वो इंद्रधनुष से अलग है। उनका फेनोमेना क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और किस तरह फॉर्म होता है बेसिक तरीके से हमने समझ लिया। इनको कंफ्यूज नहीं करना है लेंटिकुलर क्लाउड से। लेंटिकुलर क्लाउड्स असल में बिल्कुल पायलस क्लाउड की तरह ही होते हैं। दाल की शेप आपने देखी होगी, उस तरह से वो फॉर्म करते हैं, बिल्कुल गुच्छा होता है बादलों का वो। तो ये बिल्कुल अलग है। ये जो लेंटिकुलर क्लाउड्स होते हैं ये हिल्स या माउंटेन्स पे फॉर्म होते हैं। जब हिल्स या माउंटेन्स का जो निचला सतह होता है ना, यहाँ पर अक्सर लेंटिकुलर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। जबकि पेलेस क्लाउड्स जो होते हैं जब आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की अपर सतहों पर फॉर्म होते हैं, बहुत कम टाइम के लिए फॉर्म होते हैं, 5-6 मिनट मैक्सिमम, तो उनकी संभावना कम होती है फॉर्म होने की। लेंटिकुलर क्लाउड्स जनरली ज़्यादा फॉर्म होते हैं और ये बाकी क्लाउड से काफ़ी डिफरेंट होती है। उनकी शेप काफ़ी अलग होती है, कभी यूएफओ जैसा दिख गया, जैसे मैंने बताया ना, गोल गोल ऐसे घेरे की तरह बनते हैं, ये अलग है देन पीलेस क्लाउड्स। तो लेंटिकुलर क्लाउड्स क्या होते हैं, पीलेस क्लाउड्स क्या होते हैं, क्या इनकी बेसिक कहानी है वो हमने समझ ली। अगला आर्टिकल पूगा वैली के ऊपर है। कहाँ पूगा वैली है भाई? लद्दाख में। और ये इंडिया का एक मेजर जो एक जियोथर्मल एनर्जी प्लांट बन रहा है उसको लेकर रिलेटेड है, कि जो नयोमा सब डिवीजन है लद्दाख का, उन्होंने कहा है कि ओएनजीसी को कि आप बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रिकॉशन रखिए, ताकि ये जो वैली है काफ़ी सेंसिटिव है, इतनी हाइट पे एक जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट बन रहा है इंडिया का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और एक जहाँ से एनर्जी सोर्सेज का नया हब बन सकता है। पर समस्या ये है कि वो इतनी हाइट पर है कि काफ़ी इको सेंसिटिव है। सो इट्स वेरी एसेंशियल दैट दे फॉलो हाई लेवल ऑफ प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स इन दिस। तो इसमें कई सारे, इस इलाकों में कई सारे आपको हॉट सल्फर स्प्रिंग्स मिलते हैं, मड पूल्स मिलते हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, और कई तरह के जानवर भी मिलते हैं। और इंडिया का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट है। तो कहाँ बनने वाला है? तो पूगा वैली। पूगा वैली कहाँ है? लद्दाख। लद्दाख इज़ नाउ अ यूनियन टेरिटरी और वर्ल्ड का हाईएस्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट होगा ये। तो कहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट जियोथर्मल प्रोजेक्ट बन रहा है? तो वो लद्दाख में बन रहा है। किस जगह बन रहा है? तो पूगा वैली में बन रहा है। पूगा वैली कहाँ सिचुएटेड है? इन द चांगतांग वैली इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख। तो चांगतांग वैली में है ये, और ये दिखाता है कि जो इंडिया के रिसोर्सेज हैं, पोटेंशियल है, इंडिया कोशिश कर रहा है उनका इस्तेमाल करने का। तो पूगा वैली कहाँ सिचुएटेड है, क्यों न्यूज़ में है, और क्या इसकी खासियत है, वो हमें पता लग गई। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।